बेटा नाउ वी स्टार्ट आवर क्लास। लास्ट में हम आपके जो हमारा चैप्टर चल रहा था फिजिकल एजुकेशन, फिटनेस, वेलनेस एंड लाइफ स्टाइल, तो मैंने आपको बताया फिजिकल फिटनेस क्या होता है, वेलनेस क्या होता है, लाइफ स्टाइल क्या होती है। इंपॉर्टेंस बताई मैंने आपको फिजिकल फिटनेस की। उसके बाद हमने जो स्टडी की वो थी आपकी कि कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं फिजिकल फिटनेस के। तो 4 कंपोनेंट्स मैंने आपको बताए थे, ठीक है। स्ट्रेंथ, स्पीड, एंडुरेंस और फ्लेक्सिबिलिटी। इन चारों के अलावा एक चीज होती है, उसका नाम होता है कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज। कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज, कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज और होती है जो इन चारों कंपोनेंट्स को, जब हम इन चारों कंपोनेंट्स को एक साथ मिलकर अच्छी तरह से यूटिलाइज करते हैं। 1980 से पहले बेटा, 1980 से पहले एक वर्ड आता था कि एगिलिटी। एगिलिटी नाम का एक वर्ड हुआ करता था जिसका मतलब होता था फुर्ती से, फुर्ती, एगिलिटी। 1980 से पहले हम एक वर्ड यूज करते थे एगिलिटी। एगिलिटी का मतलब होता था फुर्ती से, किसी काम को तेजी से कर लो। पर जब साइंटिफिक इसको चेक किया गया तो पाया गया कि बॉडी के अंदर फुर्ती नाम की कोई चीज होती नहीं है। वी कांट सी इट, हम इसे देख नहीं सकते। और जनरली आप जानते हैं कि साइंस में जिस चीज को देखा जाता है, जिसका प्रैक्टिकली किया जाता है, उस पर ही केवल फेस किया जाता है, ठीक है। तो इन्होंने इस तरह एबिलिटी जैसी चीज को नकार दिया। तब उन्होंने रिसर्च किया तो पाया कि जो स्पीड होती है उसी से स्पीड को और स्ट्रेंथ को मिला दिया जाए तो एबिलिटी बन जाती है, शरीर के अंदर फुर्ती आ जाती है। तब इन्होंने कहा कि इन सब का कोऑर्डिनेशन, फ्लेक्सिबिलिटी का, स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस, ठीक है, और स्पीड, चारों को मिला दो तो हमारी बॉडी सही से काम करती है। जैसे एक रेसर की मैं बात करूं 100 मीटर का, उसके पास मसल पावर बहुत है, स्ट्रेंथ बहुत है, पर उसकी स्पीड स्लो है, स्पीड स्लो है, तब भी वो डिफीट हो जाएगी। मसल पावर ज्यादा है पर थकान हो जाती है उसे बहुत जल्दी, एंड्योरेंस नहीं है, एंड्योरेंस पावर नहीं है, तब भी वो अपने रेस कंप्लीट नहीं कर पाएगी, वो थक जाएगी। फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, बॉल सही से बेंड नहीं हो पाएगी, तब भी आ जाएगी। तो इस तरह चारों का कोऑर्डिनेशन होना ही एबिलिटी, कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी कहलाता है बेटा। चारों का आपस में कोऑर्डिनेशन होना ही कोऑर्डिनेशन एबिलिटी कहलाता है। ये चारों जब आपस में मिल जाती हैं तो बहुत अच्छा फिजिकल स्टैंडर्ड तैयार होता है और वही आपके फिजिकल फिटनेस का पैरामीटर कहलाता है। जैसे हम जानते हैं कि अगर हमें कोई भी स्पोर्ट्स करना है तो हमारी पूरी बॉडी का आपस में मूवमेंट होना, सॉरी, जो इनका कोऑर्डिनेट होकर काम करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सपोज दैट कि हम वॉलीबॉल खेल रहे हैं या बास्केट, खड़ी है भाई। ये गुनगुन त्यागी अपना माइक अनम्यूट कीजिए। तब हम बात करते हैं बेटा कि जब हमारे चारों कंपोनेंट्स फिजिकल फिटनेस के अच्छे से काम करते हैं, तब हम बात कर लेते हैं कि हमारे अंदर जो कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी है बहुत अच्छी है। हम कोई भी गेम खेलते हैं तो उसके अंदर देख लीजिए स्ट्रेंथ भी चाहिए होती है, स्पीड भी चाहिए होती है। अगर सपोज बास्केटबॉल खेल रहे हैं, अगर स्ट्रेंथ, हमारी स्पीड बहुत अच्छी है, हम बहुत तेजी से रन कर सकते हैं, बॉल को लेके जा सकते हैं, ड्रिबल करा सकते हैं, ठीक है, बट हमारी जो मसल्स पावर या हमारे अंदर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है तो हम जंप करके उसको नहीं डाल सकते बॉल को बास्केट के अंदर, तो वो कोई बेनिफिट नहीं है, हमारी स्पीड का कोई बेनिफिट नहीं है, ठीक है। एक अच्छा रेसर है, वो उसकी मान लो रेस 400 की है, वो 300 तो बहुत अच्छा दौड़ता है, लास्ट के 100 मीटर नहीं दौड़ पाएगा, तो वहां उसके एंड्योरेंस में कमी है, तो उसकी सारी चीजें खराब हो गई, खत्म हो गई। तो सबका कोऑर्डिनेशन होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, जो आज का हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है बेटा कंपोनेंट्स ऑफ वेलनेस। सबसे पहले मैं आपको एक बार फिर से रिमाइंड करा देता हूं कि व्हाट इज द वेलनेस। जहां फिजिकल
फिजिकल फिटनेस बहुत अच्छी होती है, फिजिकल फिटनेस बहुत अच्छी होती है, उसके साथ साथ जो हमारी बॉडी होती है वो डिजीज फ्री होती है, उसके अंदर कोई रोग नहीं होता और हम हैप्पी होते हैं अपनी लाइफ के साथ, हैप्पी, ठीक है, खुशी मिलती है हमें अपनी बॉडी स्ट्रक्चर के साथ। तो और हम उसको कहते हैं वेल, जैसे मैंने लास्ट टाइम बताया था, तो जब कोई बीमार होता है तो उसको कहते हैं ना गेट वेल सून। हम ये नहीं कहते कि गेट वेल फिजिकल फिटनेस, गेट वेल सून कहते हैं। तो वेल का मतलब होता है कि वो फिजिकली और मेंटली तौर पे, दिमागी तौर पे अच्छा हो जाए, डिजीज फ्री हो गया, दिमागी तौर पे, मेंटली तौर पे भी बहुत अच्छा हो जाए, फिट रहे दिमागी तौर पे भी, डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस, ये जैसे पॉइंट उसकी लाइफ में ना आए किसी के भी, यही हमारा वेलनेस कहलाता है। अब कुछ इसके कंपोनेंट्स हैं, जैसे कि फिजिकली वेलनेस, तो किसी भी तरह की कोई बीमारी का ना आना, किसी भी तरह की कोई बीमारी का ना आना फिजिकल वेलनेस कहलाता है। हम अच्छी तरह अपने आप को बनाकर रखते हैं, फिजिकल स्ट्रेंथ, सॉरी, फिजिकल फिटनेस को बना के रखते हैं, डिजीज फ्री रहते हैं, एक अच्छे एनवायरनमेंट में रहते हैं, तो किसी तरह की कोई प्रॉब्लम हमें नहीं आती। इसके बाद आता है सोशल वेलनेस। सोशल वेलनेस, जब हम दिमागी तौर पे खुश रहते हैं अपनी सोसाइटी के साथ, सोसाइटी को कोऑपरेट करते हैं। सोसाइटी में देखिए, बगैर सोसाइटी कोई नहीं रह पाया है, एक इंसान है तो वो एक सोसाइटी के अंदर ही रहता है, तो उस सोसाइटी के अंदर रहना, उस सोसाइटी के अंदर रहना ही हमारा सोशल वेलनेस कहलाता है। हम सोसाइटी में रहते किस तरह का बिहेव करते हैं, क्या हमारा एटीट्यूड होता है सोसाइटी को लेके, तो हम जब मेंटली तौर पे अपने सोसाइटी के लिए एक अच्छा पॉजिटिव थिंक बना लेते हैं। आज की डेट में देखिए, सब पेरेंट्स ये चाहते हैं हमारा बच्चा एक अच्छा इंजीनियर, डॉक्टर वगैरह बने, ठीक है, क्यों? क्योंकि वो सोसाइटी में एक पार्टिसिपेट करना चाहते हैं पॉजिटिव वे में, पॉजिटिव वे में वहां पे सपोर्ट कर सकते हैं। इसके बाद है इमोशनल वेलनेस। इमोशनल क्या होता है बेटा? भावात्मक। जब हम अपनी फीलिंग को कंट्रोल नहीं कर पाते, जब हम अपनी फीलिंग को कंट्रोल नहीं कर पाते, हमें अपनी फीलिंग को भी कंट्रोल करना पड़ता है, हमें अपनी फीलिंग को भी कंट्रोल करना पड़ता है, वो होता है हमारा इमोशनल वेलनेस। आपने देखा होगा जब खिलाड़ी हारते हैं तो रोने लगते हैं, ठीक है, जनरल सी बात है, डिफीट हुआ है, हारेगा, ठीक है, ओके, डजंट मैटर। बट कुछ प्लेयर जीतने के बाद रोने लगते हैं क्योंकि वो इमोशनली वेलनेस में नहीं आते, वो कंट्रोल, दे कांट कंट्रोल देयर इमोशंस, उस समय वो अपने कंट्रोल नहीं कर पाते अपने इमोशंस को, ठीक है, तो इमोशनली वेलनेस उनके अंदर नहीं आती, वो दिमागी तौर पे अपने इमोशंस को कंट्रोल करने के लिए एलिजिबल नहीं होते। इसके बाद है स्पिरिचुअल। स्पिरिचुअल वेलनेस क्या होता है? स्पिरिचुअल्स का मतलब होता है बेटा अध्यात्म, जो गॉड से रिलेटेड होता है, जो धर्म से रिलेटेड होता है किसी के। अपने जब हम सोसाइटी में जाते हैं, सोसाइटी में जाते हैं, बहुत लोगों से मिलते हैं, वेलनेस की बात कर रहा हूं, तो हमारा जो माइंड है वो स्पिरिचुअल तौर पे भी वेल होना चाहिए। मतलब अगर मैं हिंदू हूं तो मुझे मोहम्मदन, क्रिश्चियंस और भी जो रिलीजियस हैं, जो और भी गॉड हैं, जो अपने गॉड मानते हैं, अल्लाह, जीसस, जो उनको मानते हैं, उनको मुझे रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ये मेरा स्पिरिचुअल वेलनेस है। केवल भगवान कृष्ण, राम, इनको ही ऊपर नहीं मानना, केवल इनको ही बड़ा नहीं बताना, बाकी सब धर्मों को इक्वल रखना, तो वो होता है स्पिरिचुअल। जब हम आध्यात्मिक तौर पे अपने दिमाग को कंट्रोल करते हैं, होता है ना, आज सबसे ज्यादा जो फाइट हो रही है इसी को लेके तो हो रही है, तो ये होता है स्पिरिचुअल वेलनेस। जब हम पूरी सोसाइटी के लोगों में जो भी उनका रिलीजियस है उसको लेकर हम बहुत ज्यादा एक्टिव रहते हैं और सबको इक्वल समझते हैं। इसके बाद है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन क्या होता है बेटा? न्यूट्रिशन वेलनेस। न्यूट्रिशन का मतलब होता है जो हम खान पान रखते हैं, जो हमारा एक डाइट होता है, उसके अंदर, डाइट के अंदर बड़ा कॉन्शियस होना पड़ता है, ठीक है। अब सपोज करो जो हम डाइट ले रहे हैं, जो टेस्टी लगे, जो टेस्टी लगे,
क्या वो डाइट हमारे लिए अच्छी है? मेंटली तौर पर अगर हम सोचें कि जो हमें टेस्टी लग रहा है, क्या वो हमारी बॉडी को वो मिनरल्स, ठीक है, वो मिनरल्स वगैरह, प्रोटीन वगैरह दे पा रहा है, नहीं दे पा रहा है? सबसे बड़ी बात, जो डाइट हम ले रहे हैं, टेस्ट की बात नहीं होती है। देखो, वेलनेस अपने माइंड का यूटिलाइजेशन करना है, दिमागी तौर पर मजबूत बनना है, दिमाग के तौर पे दिमाग में पॉजिटिवनेस होनी चाहिए। तो जो हमें टेस्टी लग रहा है बेटा जी, क्या वो जरूरी है वो खाना हमें न्यूट्रिशन दे पाएगा प्रॉपर? नहीं। टेस्टी तो हमें पूरी वगैरह ऐसे पकवान लगते हैं, पर वो हमें पूरा न्यूट्रिशन नहीं दे पाते। सपोज दैट आई एम गिविंग एन एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। अगर आपको भूख लगी है इस समय और आप एक बर्गर खाते हैं, तो वो बहुत टेस्टी लगता है आपको, जनरल सी बात है, टेस्टी लगेगा ही। उसके अलावा अगर आपने 2 बनाना खाए तो उसमें शायद टेस्ट कम आए, पर जो आपकी एपिटाइट है, जो आपकी भूख है बेटा, वो खत्म हो जाएगी दोनों को खाने से। दोनों को खाने से आपकी जो एपिटाइट है, भूख है, वो खत्म हो जाएगी, हंग्रीनेस आपका खत्म हो जाएगा। बट विच वन इज द बेनिफिशियल फॉर योर बॉडी? कौन सा आपकी बॉडी के लिए ज्यादा बेनिफिशियल था, बर्गर या बनाना? बनाना। तो यहाँ वेलनेस की बात आई है, यहाँ न्यूट्रिशन मिलना चाहिए, हमें अपने दिमाग को कंट्रोल करना है। इसके बाद फाइनेंशियल वेलनेस। फाइनेंशियल वेलनेस क्या होता है? ऑलवेज अपनी मनी को लेके हमेशा ये सोचना कि उसके पास ज्यादा है और मेरे पास कम है, मन में एक सेटिस्फेक्शन का ना आ पाना। जो अर्निंग हो रही है, यस्टरडे आई टोल्ड यू वन थिंग कि ग्रीडीनेस और एम्बिशियस बोथ आर डिफर, दोनों डिफरेंट हैं। पर हमारे अंदर जो हम अर्निंग कर रहे हैं उसको लेकर हमेशा हम अपने आप से खुद अनसेटिस्फाइड हैं, तो ये हमारा वेलनेस नहीं होगा। जो हम अर्निंग कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग ही हमारे जो एक्सपेंसिव हैं, जो हमारे खर्चे हैं, वो हमारा उतना ही होना चाहिए जो हमारी अर्निंग है। ये हमारा वेलनेस है बेटा। अगर हम अपने एक्सपेंस को ज्यादा कर लेंगे अपनी अर्निंग से, तो वो क्या करेगा? वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। करेगा नहीं करेगा? वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा ही करेगा। तो अपने माइंड को इस तरह से सेटअप करना कि जो हमारी अर्निंग है उसके अकॉर्डिंग हमारे एक्सपेंसेस होने चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होने चाहिए, उससे कम हो जाए, कुछ सेविंग भी हो जाए। तो ये हमारा वेलनेस कहलाता है, फाइनेंशियल वेलनेस। इसके बाद इंटेलेक्चुअल वेलनेस। इंटेलेक्चुअल वेलनेस कहलाता है, इंटेलेक्चुअल का मतलब होता है अपने दिमाग का यूटिलाइजेशन करना। जो आपके पास दिमाग है उसका सही से यूज करना, सही यूटिलाइजेशन करना अपने माइंड का, वो इंटेलेक्चुअल वेलनेस कहलाता है। तो हमेशा अपने माइंड का अच्छे से पूरी तरह से यूज कीजिए, जो जनरली हम नहीं करते हैं, ठीक है? तो उसको सही वर्क के लिए सही तरीके से यूज कीजिए। इसके बाद इन्वायरमेंटल वेलनेस, लास्ट पॉइंट। इन्वायरमेंटल वेलनेस क्या होता है? जो हमारे आसपास का वातावरण है उसको लेकर हमारे अंदर एक अवेयरनेस जरूर होनी चाहिए। अब आज की डेट की अगर हम बात करें तो अब हम जाके अभी भी हम शायद नहीं है इतने कॉन्शियस कि अब हम ट्रीज को लगाने पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, पेड़ों को लगाने पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। पर बेटा आपको पता है कि जो एक बनियान ट्री, जो पीपल का पेड़ होता है, उसको हम काट देते हैं और कोई छोटा मोटा पेड़ लगा लेते हैं। तो क्या ये हम सर किस चीज का? पीपल का पेड़ जो होता है बेटा, आवाज आई आपको मेरी? यस सर, आ गई। हाँ, जो पीपल का पेड़ होता है बेटा, जनरली हम देखते हैं कि इन्वायरमेंटली तौर पे आपने बहुत लोगों ने देखा होगा कि जो पीपल का पेड़ होता है उसको हमेशा पानी दिया जाता है। लेडीज वगैरह सैटरडे वगैरह में क्यों दिया जाता है बेटा? एक साइंटिफिक तरीका है इसका, इसके पीछे एक साइंटिफिक वे ये है कि जो पीपल का पेड़ है वो 20 ऑक्सीजन देता है, 24 आवर ऑक्सीजन देता है, ऐसा ट्री है। बाकी क्या करते हैं? नाइट में कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं, जनरली आपने स्टडी करी हो। पर एक पीपल का पेड़ ऐसा है जो 24 आवर की ऑक्सीजन देता है, तो उसको ज्यादा पानी की जरूरत होती है।
ये है इन्वायरमेंट को लेकर हमें कॉशियस होना है। बेटा जी आज का जो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है कंपोनेंट्स ऑफ हेल्थ रिलेटेड फिटनेस। कौन कौन से तत्व चलिए कंपोनेंट ऑफ हेल्थ रिलेटेड फिटनेस। हेल्थ से रिलेटेड जो हमारी फिटनेस है, हेल्थ रिलेटेड फिटनेस जो है उससे कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं। कुछ 5 कंपोनेंट यहाँ पे बताए गए हैं जो हमारी फिटनेस को इफेक्ट करते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव वे में। नेगेटिव वे में अगर वो ठीक नहीं है तो पहला है कार्डियोवैस्कुलर एंड्योरेंस। कार्डियोवैस्कुलर एंड्योरेंस, कार्डियोवैस्कुलर क्या होता है बेटा? कार्डियोवैस्कुलर का मतलब होता है जो हमारा हार्ट का सिस्टम होता है, जो हमारा हार्ट का सिस्टम होता है, जो पंपिंग वगैरह करता है उसका जो सिस्टम होता है। आप देखते हैं कि जितना अच्छा हमारा कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम होता है उतनी हार्ट रिलेटेड जितनी कम प्रॉब्लम्स होती है उतनी ही फिटनेस बहुत ज्यादा अच्छी हो जाती है। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है हार्ट की प्रॉब्लम है। आदमी तेज चल नहीं सकता, भाग नहीं सकता, खा नहीं सकता, अच्छी डाइट नहीं ले सकता, जिसको हार्ट की प्रॉब्लम हो जाती है। आपने कभी देखा हो, सुना हो तो वहां पे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने लगती है हार्ट से रिलेटेड पर्सन्स को। हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम उनको होने लगती है। तो कार्डियोवैस्कुलर जब उनका एंड्योरेंस, उनकी सहनशीलता बढ़ जाती है, वो उनकी जो एफिशिएंसी है वो अच्छे से काम करती है, तो फिजिकल फिटनेस पे इसका बहुत ज्यादा इम्पैक्ट जाता है, वो भी पॉजिटिव वे में। पॉजिटिव वे में कार्डियोवैस्कुलर एंड्योरेंस, जब सहनशीलता बढ़ जाती है हमारे हार्ट सिस्टम की पूरे पंपिंग वगैरह। जब देखो हम योगा वगैरह करते हैं, आज की डेट में योगा वगैरह पे ध्यान देते हैं तो हम उसमें अपनी ब्रीथिंग भी रोकते हैं, तो उसमें क्या होता है कि हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन है और जो हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर, इनकी जो कॉमन डिजीज हो रखी है आजकल, इससे हमें आराम, इससे हमें आज़ादी मिलती है, मतलब फ्री हो जाते हैं हम, डिजीज फ्री हो जाते हैं जो कार्डियोवैस्कुलर रिगार्डिंग होती है। क्योंकि हम सबसे पहले कंसंट्रेट करते हैं कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस के अंदर, कार्डियोवैस्कुलर एंड्योरेंस। जितनी सहनशीलता हमारे हार्ट की बढ़ेगी, पूरे सिस्टम की बढ़ेगी, उतना ही हम अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे। देखिए दौड़ते समय अगर हम ज्यादा दौड़ते हैं, ज्यादा नहीं थोड़ा भी दौड़ते हैं और हमारा सांस फूलने लगता है तो पॉसिबल नहीं है कि हम अपने फिटनेस को बनाए रखें। जैसे स्टार्टिंग में क्या होता है कि जैसे से हम एक्सरसाइज पे कंसंट्रेट करते हैं, पहले दिन हमारी थोड़ी प्रॉब्लम होती है आज की, फिर वो धीरे धीरे सही होने लगती है। जब हम डेली उस एक्सरसाइज को करते हैं तो वो अपने रूटीन पे आ जाती है और एफिशिएंसी जो है बढ़ जाती है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। ठीक है, कार्डियोवैस्कुलर एंड्योरेंस। इसके बाद मस्कुलर स्ट्रेंथ। मस्कुलर स्ट्रेंथ क्या होती है? मस्कुलर स्ट्रेंथ होती है हमारी मसल्स पावर की जो ताकत होती है। मैंने आपको बताया था कि हमारी जो मसल्स होती है वो सबसे पहले फिटनेस की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारी स्ट्रेंथ आती है, हमारी ताकत होती है, हमारी बॉडी के अंदर ताकत। वो ताकत आती कहाँ से? वो ताकत आती है हमारी मसल्स के अंदर से बेटा। हमारी मसल्स होती है, उसके अंदर फाइबर्स होते हैं, वो किस तरह से वर्क करते हैं, कितनी एफिशिएंसी होती है, बॉडी किस तरह से उसको रिएक्ट करती है। जितनी मसल्स पावर है वो मैटर करती है। हमारी जो स्ट्रेंथ होती है, ताकत होती है, वो कहाँ से आती है? वो ताकत आती है हमारी मसल से, इसलिए इसको कहा गया है मस्कुलर स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ को क्या कहा गया है? मस्कुलर स्ट्रेंथ। देखिए हम खाते हैं, पीते हैं, चलते हैं, उसके बाद जब हमने डाइट वाइट ली, उसके बाद हमने, अगर हम, हमारा डिस्टेंस 1 किलोमीटर है और हमारी मसल आधे किलोमीटर चलने के बाद क्या है 9, तो व्हाट्स द मीन ऑफ इट? इट्स अ मीन ऑफ इट कि हमारी जो मस्कुलर स्ट्रेंथ है वो प्रॉपर एफिशिएंसी में नहीं है कि जो 1 किलोमीटर का डिस्टेंस है उसको कवर कर दिया जाए। इसके बाद मस्कुलर एंड्योरेंस।
मसल्स के अंदर कितनी देर में थकान होती है, थकान कितनी देर में हो जाती है मसल्स के तौर पे। जब हमारी मसल्स काम करती है तो वो कितनी जल्दी थकती है, कितनी जल्दी, तो उसके अंदर हम पहले रीजन सर्च करते हैं कि जो हमारे अंदर थकान है बॉडी, हम तो बॉडी में देखते हैं कि बॉडी में थकान हो गई, और वो थकान कहाँ से होती है? जब हमारी स्ट्रेंथ पावर कमजोर हो जाती है और हमारे अंदर मसल्स की जो सहनशीलता होती है वो कम होती चली जाती है। जैसे जैसे एज बढ़ती है उसमें तो चलता है, बट जब यंग पर्सन होते हैं वहां पे जो मस्कुलर एंड्योरेंस होता है मैक्सिमम होना चाहिए, पर उस समय अगर प्रॉब्लम आती है बिट हम नहीं है। अगर हम एज के अकॉर्डिंग मस्कुलर पावर को माने तो ठीक है, ये अपनी एज के अकॉर्डिंग धीमी होती चली जाती है, कम होती चली जाती है। इसके बाद है फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी क्या है बेटा? मैंने बताया था रेंज ऑफ बॉन्ड्स, और जो हमारी रेंज होती है बॉडी की, हमारी बॉडी में हमारी खिंचाव स्ट्रेचिंग कितनी मैक्सिमम हो सकती है, जो इसको शो करती है, इस चीज को दर्शाती है।